नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंचल वर्मा। इसी एपिसोड को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने जाना डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का किस तरह का जीवन का सफ़र रहा है, कैसे वो माउंट आबू आए, कैसे उन्होंने अपनी जो आगे की जर्नी है ब्रह्मा कुमारीज में शुरू की है, किस तरह के हॉस्पिटल के में जो पेशेंट्स आते थे उनको कैसे ट्रीट किया गया है। बहुत सारी रिसर्चों के बारे में हम लोग जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स पे बात की थी कि किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, क्या आपके अनुभव रहे, ब्यूटीफुल अनुभव, जैसे हमारे दर्शकों ने सुने कि आपने बॉडी से भी अलग हटके जो एक लाइट की बॉडी होती है उसका भी अनुभव किया है। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल किया होगा, जैसे हमने बात की थी इमोशंस के साथ आपने रिसर्च की, आपने हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके बारे में हम लोग पिछले बार में डिस्कस कर रहे थे। तो आगे के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की रिसर्च जो है आपके उस प्रोजेक्ट में रही है। तो माउंट आबू जब हम आ गए यहाँ पर और उसके बाद हमारी पहली बार यहाँ ज्वाइन कर लिया हॉस्पिटल में और मैं लगातार पेशेंट देखने शुरू किए, तो तब यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी हार्ट के बारे में, कुछ हमारे पास कुछ इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे। किंतु मैं देख रहा था कि हम लोगों को हार्ट अटैक हो रहे थे, तकलीफ़ें होती थी, मैंने मैनेज करना यहाँ पर शुरू किया विद लिमिटेड इक्विपमेंट्स ना। दिल्ली में तो जो बड़े हार्ट के हॉस्पिटल सब इक्विपमेंट्स थे, किंतु यहाँ पर लिमिटेड इक्विपमेंट्स थे। कार्य करना शुरू किया, मतलब मैंने कम इक्विपमेंट के साथ काम करना शुरू किया, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा चांस मिला कि स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करने का। दवाइयाँ तो देते थे किंतु साथ साथ उसमें मन बुद्धि पूरी लगा करके उसको ठीक करने का वो लगन मुझे यहाँ सीखी मैंने, क्योंकि दिल्ली में इतनी तो टीम वर्क होता था, यहाँ तो मैं अकेला ही था, साथ में नर्स या डॉक्टर दूसरे जूनियर डॉक्टर होते थे। तो मुझे एक वैसी वाली एक एफर्ट करने का मौका मिला। मैं लॉन टेनिस दिल्ली में खेला करता था, बैडमिंटन क्रिकेट का अच्छा शौक था, अच्छा प्लेयर था। माउंट आबू के मैंने लॉन टेनिस खेलता रहा, पहाड़ों पे जितने माउंट आबू के पहाड़ में चढ़ता था, सुबह शाम संडे को चढ़ते थे, तो बहुत एक्टिव रहता था। कि तो अचानक मुझे नवंबर 1996 में लगभग 1.5 साल के बाद आने के बाद 1.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन छाती में दर्द हुआ। मुझे खुद को, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, मेरी उम्र सिर्फ 37 साल ही थी, यंग था, एक्टिव था, मतलब, और कोई मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं था, वेट भी अंडर मतलब नॉर्मल था, कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं थी। अचानक मुझे छाती में दर्द हुआ और दर्द हुआ तो ईसीजी किया तो ईसीजी बहुत ख़राब निकला, जबकि पहले ईसीजी 1-2 बार किए थे, पहले वो ठीक नॉर्मल थे। इस बार ईसीजी बहुत ख़राब आया और सारे मेरे शरीर में पसीना पसीना हो, घबराहट बहुत ज़ोर से हुई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, और ईसीजी बहुत ख़राब, मैंने भेजा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में, कि उन्होंने कहा नहीं आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ हमारे पास और हम आपको यहाँ इलाज करेंगे। अच्छा। फिर मैंने अहमदाबाद में मैं इको वगैरह कराया, वो नहीं पिकअप नहीं कर पाए। बॉम्बे गए, एंजियोग्राफी भी कराई, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी। और मेरे को होता क्या था, मेरी हार्ट की मतलब जो ना हार्ट के हर धड़कन में दर्द होता था, बहुत तेज़ी से हार्ट सिकुड़ता था, बहुत तेज़ सिकुड़ता था, और इरेगुलर हार्ट बीट बहुत होती थी, मैं सारी रात सो नहीं पाता था, एरिथमियाज होते थे, हार्ट बीट बीच में मिस हो जाती थी। तो ऐसा फील होता था मैं अभी गया ना, बहुत जोर से चक्कर आते थे। क्योंकि मैं समझता था एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं खुद समझता था कि हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो रही है, बीच में बीट मिस हो रही है ना। तो चलता रहा, फिर तो प्रॉपर जगह अहमदाबाद बॉम्बे और जगह भी दिखाया, कई जगह अपनी केस स्टडी भेजी, किंतु कहीं मुझे कोई इस पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। फरवरी का महीना आ गया 97, ऐसे लिंगर ऑन करते करते कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई, 3 महीने बीत चुके थे। तो फिर मैंने एक उदयपुर में एक हमारी उस साल इकोकार्डियोग्राफी पे कॉन्फ्रेंस थी, हमारी एक इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी बनी हुई, उसका मेंबर था। और मुझे हर साल जहाँ कॉन्फ्रेंस होती मैं जाया करता था। उदयपुर था तो मैंने कहा पास में ही है तो मैं चला जाता हूँ, तबीयत ठीक नहीं तो भी चला गया। अच्छा। वहाँ मेरे एक विदेश के फ्रेंड थे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता यू आर नॉट लुकिंग वेल, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो मैंने कहा सर ऐसे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होती है मुझे, तो ऐसे सब कुछ समय से 2 महीने से 3 महीने से ऐसा हो रहा है। उसने कहा लेट मी सी योर हार्ट, तो उन्होंने मेरा इको किया। अच्छा। इको किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आपका हार्ट जो है बहुत दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं, थिक हो गई हैं, और उसका जो हार्ट का जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बंद हो गया है। इसके कारण हार्ट बहुत मोटा हो गया है और इसलिए आपको एंजाइना होता है, और हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो 90% हो गई है।
और बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब अब बाहर खून नहीं जा पा रहा आपकी बॉडी में, दिमाग में, बॉडी के और अंगों में आपको खून नहीं, इसलिए आपको सारा सो नहीं पाते हो, और आप लेट नहीं पाते हो, और आपको इरेगुलर हार्ट बीट होती है। तो आप यूएस में आ जाइए, हम आपका ये ना अल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन कर देंगे, ये रास्ते में रुकावट खत्म कम हो जाएगी, और यहाँ पेसमेकर लगा देंगे, आर्टिफिशियल AICD लगा देंगे, वो शॉक देगी, कभी भी करंट कभी रेगुलर होगा तो शॉक दे देगी। तो मैंने फिर ये जो बात हुई तो फिर मैंने अभी तो पर क्योंकि मैंने फिर दादी जी को शेयर की, दादी मैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, दादी ने कहा नहीं आपको भेज देते हैं, यूएस चले जाइए और ये ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने कहा दादी मैं तो इसके लिए, मेरे को तो बीमारी ये वाली थी ही नहीं, तो मेरे को कैसे बीमारी हो गई, क्या मैं यहाँ पर ये हार्ट की बीमारी से ऊपर जाने के लिए आया था क्या? अच्छा। उन्हीं दिनों मुझे याद है जो अपने देश के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे मुराद सलीम मारन, उनको भी यही बीमारी डायग्नोज हुई थी यूएसए में। उनका इलाज चल रहा था वहाँ पर, और उनको ये अल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन किया गया था, और उनको फिर ये AICD लगाया गया था, किंतु वो ठीक ही नहीं हो पाए, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई ICU में ही। तो मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनकी ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पर रोज़ अखबार में खबर आती थी, तो मैंने कहा मुझे भी यही बीमारी है, उनको भी यही बीमारी थी, और इलाज करके ठीक तो नहीं, वो मर गए वहीं पर ही। तो मैं कहता मैंने कहा मुझे तो नहीं मरना है। तो फिर बाबा से मैसेज मंगाया गया था, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तो अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए ये बीमारी आपको आई है, राजयोग का प्रयोग करके अनुभव की अथॉरिटी बनने का आपके लिए बीमारी आई है। तो मैंने मुरलियाँ पढ़नी शुरू कर दी, बहुत सारी मैंने मुरलियाँ पढ़नी, और ज़्यादा गहराई से पढ़ता था, और मेडिटेशन करता था जैसे करते हैं। उठ तो भी ठीक नहीं हो रही थी, खूब मेडिटेशन, कई घंटे मेडिटेशन करता, सारी सारी रात में मेडिटेशन करता था, क्योंकि नींद तो आती नहीं थी, चेस्ट में पेन होती थी। फिर मुझे एक मुरली भी पढ़ने को मिली, और एक मैसेज भी ऐसा मुझे मिला बाबा का कि नहीं बच्चे, योग का मतलब क्या है, राजयोग का मतलब है रिवाइज एंड रियलाइजेशन। परमात्मा के महावाक्य को जो बाबा ने साकार और अव्यक्त मुरली में जो महावाक्य कहे हैं, परमात्मा परम सत्य है, उनकी मुरली भी परम सत्य है, उनको रिवाइज करो एक एक महावाक्य को, और अंदर रियलाइजेशन में महसूस करो कि कौन किसको कह रहा है, परमात्मा मुझे कह रहा है, इसको महसूस करो, परमात्मा से एक संबंध को महसूस करो, और बाबा परमात्मा के एक महावाक्य को अंदर उसको धारणा में ले आओ। यही राजयोग मेडिटेशन है। उससे आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, उससे आपके पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। जो पुराना कहीं स्वभाव है ना, आपका नेचर है ना, आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, अपनी मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हो, आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, जिसके कारण से आपका जो जीन था ना, माता पिता से मिला था, ये जीन एक्सप्रेस हो गया है। और अपना जो भी बचपन से लेके आपकी जो कर्म कहानी है, वो बाबा को लिख के दो। अच्छा। रोज लिखो। तो मैंने शुरू किया, रोज लेटर लिखना शुरू किया बाबा को। 69 से लेके 97 तक की अव्यक्त मुरलियाँ ले ली, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहता था, एक एक लाइन पढ़ता था। आज भी मेरा वही स्टाइल है। तो वो मैंने शुरू किया, और लेटर लिख के बाबा को लिखना, मीठे पापा ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बचपन से लेकर जैसे विचार मेरे मन में आते थे। अच्छा। तो वो लिख के साइन करके फिर मैं परमात्मा को सरेंडर करके उनको डस्टबिन में डाल देता था। ऐसे करते 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 मैंने देखा कि मेरी बीमारी हफ्ते में काफ़ी कम हो गई। एक हफ्ता ऐसे लगातार करता रहा, फिर दूसरे हफ्ते और कम हो गई, तीसरे हफ्ते और कम हो गई, आगे आने वाले टाइम तक वो फिर एंजाइना तो पूरा ख़त्म हो गया, और रेगुलर हार्ट बीट भी ख़त्म हो गई धीरे धीरे, नींद अच्छी आने लगी, आराम से हो गया, और 3 महीने तो बिल्कुल ही ठीक हो गया लगभग। और मैं फिर सितंबर में, मुझे याद है, फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस एक दिल्ली में थी। अब जब तक मैं ठीक हो चुका था, मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने पर मैंने जो फिर ये बात की, वही डॉक्टर मुझे मिले यूएस वाले। डॉक्टर गुप्ता, यू आर लुकिंग वेरी ब्राइट, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या आपने करा लिया? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कराया। कहते फिर कैसे हो गया? लेट मी सी योर हार्ट। फिर को दोबारा किया तो मेरा हार्ट ठीक हो चुका था। हार्ट की पंपिंग जो 90% पर हो गई थी, वो 65%, 65 नॉर्मल होती है। हार्ट की दीवारें मोटी मोटी हो गई थी, वापस नॉर्मल हो गई थी। और जो ग्रेडियंट था विदिन 3 मंथ्स, लगभग 6 महीने का पीरियड है ना, फरवरी से सितंबर, मतलब वो पीरियड तो 7 महीने हो गया ना, पर वो मेरा ठीक सिम्टम 3 महीने में ठीक हो गया था। तो फिर उन्होंने देखा तो सारा का सारा नॉर्मल हो गया था, ग्रेडियंट भी ठीक हो गया था। 96 जो ग्रेडियंट था वो 12 रह गया था। तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वैसे अपने आप में ठीक होती कोई चीज़? अच्छा, आपने दवाई क्या ली? मैंने कुछ भी नहीं ली। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, कि तो मेरे को मन में विश्वास आ गया कि नहीं, सचमुच राजयोग से क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि तब तक रिसर्च प्रोजेक्ट तो बनाया था कि हार्ट उसकी ब्लॉकेज खुल जाएंगी राजयोग मेडिटेशन से, कि तो कैसे खुलेंगे मुझे नहीं पता था।
विश्वास भी नहीं था, अंदर का विश्वास नहीं था, सिर्फ मेरे को एक बार विजन हुई थी 26-27 फरवरी 95 को कि कैसे भगवान ने मुझे दिखाया था, परमात्मा ने, सुबह 4 बजे के बाद, कि कैसे वो होता है प्रोसीजर, कैसे होता है, राजयोग की एनर्जी से कैसे हमारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। उसके बेस पे मैंने लेक्चर देना शुरू किया था, इस लेक्चर में कोई DRDO के साइंटिस्ट आए थे। तो तब वो ऐसा हुआ था कि तो उससे प्रैक्टिकली कैसे होता है, मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं था उसका, तो मेरे को बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी बनाया, उससे मेरे अंदर मजबूती आई। जब मैं घर पे आया सितंबर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, मेरे घर पे लेटर आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो उन्होंने बुलाया था मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि आपका प्रोजेक्ट हम अभी तक पास नहीं किया, अभी हम करना चाहते हैं। हालांकि 2-3 मीटिंग हो चुकी थी, चौथी मीटिंग थी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप तो जो है ना, उन्होंने कहा था कि आप 12 आसन करने को बोला था पेशेंट को कराने के लिए। साथ में उन्होंने कहा था कि हार्ट के पेशेंट को आसन भी कराओ, प्राणायाम कराओ और सब ये कराओ। मैंने मना किया था, मैंने कहा हम ना कोई आसन कराएंगे ना प्राणायाम कराएंगे, हम सिर्फ राजयोग मेडिटेशन कराएंगे, साथ में डाइट चेंज करेंगे, शाखा शुद्ध सात्विक डाइट देंगे, शुद्ध सात्विक सैर, प्रॉपर नींद करने के लिए कहेंगे, और डी एडिक्शन, स्मोकिंग और शराब पीना बंद कराएंगे, गुटखा खाना बंद कराएंगे, इतना ही हम करेंगे। पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। और नेचुरोपैथी भी चाहते थे, वो नेचुरोपैथी भी हम ऐड करें। मैं कहा नहीं, ये हम नहीं करेंगे। फिर मीटिंग हुई तो उन्हें, पर डॉक्टर कलाम साहब से काफ़ी उनको प्रेशर था, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम पास करना चाहते हैं आपकी रिसर्च, किंतु आप ये भले आप चलो आसन मत कराइए, प्राणायाम मत कराइए, नेचुरोपैथी मत कराइए, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है एक शवासन जरूर करा देना। तो मैंने सोचा शवासन में तो ये होता ना, ये पार्ट यहाँ से यहीं मर गया, यहाँ से मर गया, यहाँ से मर गया, ये मर गया, ये मर गया, शव बना, और फिर आते आते हम यहाँ पहुँचते हैं। तो मैं आत्मा फिर क्राउन आज्ञा चक्र पे पहुँचते हैं कि सारा शरीर मर गया, उसमें मैं आत्मा यहाँ पे हूँ। तो ये मेरे को मतलब अंदर से, वो मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि शवासन का मतलब ये है। और राजयोग मेडिटेशन में तो हम कहते हैं मैं आत्मा 7 एनर्जी से सारी बॉडी के, दिमाग की सभी सेल्स को, 5 कर्मेंद्रियों को, सारे शरीर को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं आत्मा चला गई तो अपोजिट हो गया। तो अपोजिट हो गया। हाँ। तो मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा नहीं हम तो नहीं कराएंगे शवासन। अच्छा। कहते हैं डॉक्टर गुप्ता यू आर वेरी रिजिड, वो डायरेक्टर बोलते हैं, वो जो मीटिंग में थे ना, यू आर वेरी रिजिड। मैंने कहा नहीं डॉक्टर सर, आई एम नॉट रिजिड। मैंने कहा से हम शवासन नहीं कराएंगे, हम शिवासन कराएंगे। तो कहते शिवासन क्या होता है, मैंने आज तक सुना नहीं। तो मैंने कहा शिवासन ये होता है कि अपने को सोल कॉन्शियस होके उस परमात्मा शिव से अपने आप को जोड़ते हैं, वो चलते फिरते उठते बैठते हम कर सकते हैं, और इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो फिर उसने कहा शिवासन, तो उसको कंफ्यूजन भी हुआ और समझ भी आया। तो कहता है डॉक्टर गुप्ता आई हैव नॉट सीन ए पर्सन लाइक यू। फिर उसने साइन कर दिया, तो पास हो गया प्रोग्राम। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम पास हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। फिर जो है ये 27 दिसंबर को लॉन्च हुआ, ये 27 दिसंबर 97 को प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और सभी मिनिस्ट्री के लोग आए हुए थे, हमारी 3 बड़ी दादियाँ और सभी हमारे एक विदेश के और देश के भाई बहने। हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम, उसमें उसको लॉन्चिंग हुई। 28 दिसंबर को दादी जी ने मुझे मुरली में इशारा किया कि मुझे मिलिएगा मुरली के बाद। तो मैं दादी के पास मिलने के लिए गया, दादी बैठे थे, मैं बैठ गया। तो दादी ने कहा अच्छा गुप्ता जी, अभी आपका प्रोग्राम भी लॉन्च हो गया, हार्ट का प्रोग्राम लॉन्च हो गया, तो अभी क्या करने वाले हो, कभी पेशेंट को बुलाएंगे। मैंने कहा दादी 2 महीने के बाद, 27 फरवरी को ही मुझे विजन हुआ था 95 में, आप हम इसको 27 फरवरी को ही शुरू करेंगे, पहला प्रोग्राम। अच्छा दादी कहती अच्छा गुप्ता जी मुझे बताओ ये लोग बीमारी होती किनको है। मैंने कहा दादी जिनको ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, मोटापा होता है, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट की, तो उनको ज़्यादा होती है। और जिनको जो ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, अपने मन के टेंशन शेयर नहीं करते हैं, दूसरों में अवगुण देखते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, और भी कुछ ऐसे नीचे स्वभाव संस्कार जिनके उन लोगों को ज़्यादा होती है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होती है। तो कहती है डॉक्टर साहब गुप्ता जी आपको है ब्लड प्रेशर है क्या, डायबिटीज़ है। मैंने कहा दादी मुझे तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है। अच्छा आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे है। मैंने कहा दादी ठीक रहता है। आपका ये कैसे, वेट ठीक है। मैंने हाँ दादी देखा, आप देखो मेरा वेट कभी बढ़ा भी नहीं। तो दादी कहती अच्छा फिर अच्छा आप जल्दीबाजी करते हो क्या। दादी कभी कभी तो करते हैं, पेशेंट सीरियस होता है। कभी गुस्सा आता है क्या। दादी बाहर तो नहीं आता, अंदर तो आता है। काम आपके अपने हिसाब से नहीं। उदास होते हो कभी क्या, कोई बात फील करते हो क्या। मैंने कहा कभी कभी तो करते हैं। कभी उदास होते। दादी ने ऐसे मुझे सारी बातें पूछी। दादी मुझे कभी कभी तो होता है।
होता है, हाँ। कभी कभी तो होता है दादी, बिल्कुल। हमेशा तो नहीं होता, पहले से तो बहुत कम हो गया, पर कभी कभी तो होता है, कुछ फ्रैक्शन में तो होता है। अच्छा आपको होता है? फिर दादी कहते अच्छा कौन सा खान पान क्या ऐसे गलत खाने पीने हैं जिससे बीमारी हो जाती है? मैं दादी जो मिठाइयाँ खाते हैं, पराठा पकौड़ा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, समोसा खाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मसाला खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाने वाले को ज़्यादा होता है। अच्छा आप खाते हो क्या? तो मैंने कहा दादी गुरुवार का भोग तो खाते हैं ना, सतगुरुवार का भोग जो लगता है भगवान का भोग, तो वो तो खाते हैं। कहती अच्छा आप मैं टोली देते हूँ खाते हो क्या? आपकी टोली क्यों नहीं खाएंगे? तो दादी कहती है अगर आप खाएंगे तो वो भी तो खाएंगे ना, पेशेंट भी तो खाएंगे ना। मैं दादी वो तो पेशेंट है ना, उनको तो बीमारी हो गई ना, उनको, मेरे को तो ना हार्ट की, मेरी तो बीमारी ठीक हो गई, मेरे को हुई थी ठीक हो गई, तो मुझे तो अभी कुछ भी बीमारी नहीं है। कहती पर आप खाएंगे तो वो खाएंगे ना। मैंने कहा दादी फिर वो तो मुझे सिखाना है, सिखा दूंगा, वो फॉलो करेंगे। कहती नहीं पर आप खाएंगे तो वो भी खाएंगे। तो मैंने कहा दादी ये तो मतलब तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको भी नहीं खाना है। तो मैंने कहा दादी तो मेरे को नहीं खाना है। कहती आपको खाना है ना तो यहाँ से खाओ ना, यहाँ से क्यों खाते हो? वंडरफुल। तो मेरे को मतलब दादी ने उस दिन से कहा नहीं, जो आप कहोगे ना पहले आपको खुद करना होगा, खुद करना होगा। फिर सैर के बारे में पूछा कि सैर के क्या करते हो? मैंने कहा दादी कभी कभी मिस हो जाती है, वो भी मिस करेंगे। तो दादी ने कहा आज से, अभी 2 महीने बाकी हैं, आज से देखो जरा भी जल्दीबाजी ना रहे, हर बात में पेशेंस रहे, एकदम चिंता नहीं करनी है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, किसी बात पे गुस्सा नहीं, माथा गर्म नहीं होना चाहिए, किसी बात पे फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर नहीं होनी चाहिए, इमोशनल नेचर नहीं होनी चाहिए, है ना, अपने मन की हर बात शेयर करनी चाहिए, परमात्मा से शेयर करो, नहीं तो इंसानों से करो, इंसान से नहीं तो परमात्मा से करो। कोई भी बात आज के लेके सोना नहीं है, आज ही शेयर करके मन को खाली करके सोना है। तो दादी ने मुझे मतलब बात को एम्फेसाइज किया, और तब से मैंने रेगुलरली हर बात को गहराई से, कुछ बातें तो बीमारी ने निकाल दी मेरी हार्ट की, मन के अंदर जो गड़बड़ थी, जो कुछ पुरानी बातें थी, फिर दादी ने उसको एम्फेसाइज करके निकलवाया, और फिर तब ये शुरू हुआ। 27 फरवरी 1998 को पहला प्रोग्राम आया, तो उसमें सिर्फ 5 ही पेशेंट, मैंने हालांकि दिल्ली से कोलैबोरेशन किया था, अहमदाबाद, बॉम्बे से, किसी ने पेशेंट नहीं भेजे। तो मेरे ही अपने ओपीडी के पेशेंट्स 5 पेशेंट जो किसी कारण से अहमदाबाद से या कहीं से आए थे, तो वो पहली बार उस प्रोग्राम में आए विद 10 स्पाउस, 10 लोग, 5 पेशेंट और 5 उनके वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते थे ना। तो ऐसे पहले प्रोग्राम में 5 ही पेशेंट आए थे, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और फिर परमात्मा ने मुझे सारा लिखवाया। मुझे प्रोग्राम बनाने की आदत तो नहीं थी, 7 दिन का प्रोग्राम था, तो बाबा ने लिखवाया कि बच्चे कैसे कैसे अब सुबह क्या करना। मैं सोचता 6 बजे उठाएंगे, पर परमात्मा ने कहा नहीं बच्चे 10 बजे सुला दो, 4 बजे उठा दो, 4 बजे उठाओ, फिर उनको मेडिटेशन कराना है, 4 बजे फिर कैसे मेडिटेशन कराना है, फिर क्या करना है, फिर उनको नींबू पानी देना है, नींबू पानी शहद देना है, डायबिटीज़ वाले को नहीं देना है, मतलब एक एक चीज़ लिखवाई। फिर कैसे आपको राजयोग का मेडिटेशन सिखाना है, 7 से 8 कैसे सिखाना, फिर वॉकिंग करनी है, फिर वॉकिंग कैसे करते हैं वो बताया, फिर ब्रेकफास्ट में क्या देना है। मैं पूछता बाबा क्या ब्रेकफास्ट में क्या देंगे उनको, तो ऐसे बाबा लिखवा रहा है कि बच्चे ये देना, पहले ये देना, पहले फल खिलाना, फिर सलाद खिलाना, फिर अंकुरित खिलाना, फिर दलिया गेहूँ का और उसका दाल का दलिया बनाना, उसमें ये चीज़ मिलाना, सब्जियाँ मिलवा देना, और फिर उनको देना 1 कप दूध दे देना, या फिर ऐसे दे देना, फिर 11 बजे फल खिलाना, फिर लंच के टाइम फिर ये सब गोल देना। फिर बाबा ने बाबा मेरे को लिखवा रहे हैं, मेरे को नहीं पता था, मेरे को डाइटिशियन तो था नहीं। फिर बाबा ने कहा ये देना, फिर इस सब गोल देने के बाद सलाद देना, फिर सब्जी रोटी चावल दाल ऐसे देना, ब्राउन राइस देना, ऐसे मतलब बाबा ने मुझे सारी बात लिखवाई। शाम को ऐसे 4 बजे जब उठेंगे तो उनको थोड़ा पपीता कुछ खिलाना या तरबूज खरबूजा खिलाना, हाँ, मतलब पूरा एक और डाइट चार्ट आपको। फिर शाम को कैसे क्लास होगी, फिर शाम को कैसे 1 घंटा मेडिटेशन कराएंगे, कैसे राजयोग का प्रयोग करना सिखाना शाम के टाइम, और फिर कैसे उसके बाद लोग खाना खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, बस सारा बाबा ने ऐसे चीज़ सिखाई। और फिर रात को कैसे आपको उनको चार्ट भरवाना है, सोने के पहले एक घंटे अपने लेटर लिखना, बाबा परमात्मा के नाम लेटर लिखना, चार्ट पर वेंटिलेशन करना, चार्ट घंटे याद का चार्ट बनना, अपनी दिनचर्या का चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ के और फिर कैसे सुलाना है परमात्मा की याद में। 7 दिन का चार्ट बनाया, और तब हमने ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और फिर क्या, तो बाद में तो प्रोग्राम चल रहा है, तब से लेके आज तक मेरे पेशेंट्स आ चुके हैं। फिर आने वाले दिनों में फिर मैं इसके बारे में फर्दर बताऊं कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुई।
जी जी। आपकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि सच में लाइफ जो है बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि सिर्फ ये सोच कर कि मुझे इतनी बीमारी है, मुझे ये बीमारी हो, और सोच सोच के उस बीमारी को इतना पक्का कर लेते हैं कि उसे टाइम ही नहीं दे पाते कि वो जितनी जल्दी रिलीज हो जाए, नहीं, लेकिन उसे और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन जब से आपसे आपके अनुभव सुन रहे हैं तो समझ में आता है कि लाइफ सच में बहुत सिंपल है, लेकिन उसे सोच सोच के हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको इतनी भयानक बीमारी थी, लेकिन आपने उसे कुछ ही महीनों में जो है अपने ऊपर अटेंशन दे करके उसे खत्म कर दिया। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आप यहाँ आए, आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमने डॉक्टर साहब से बात करके एक बात तो समझ ली है कि सच में लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हमें बीमारियां होती हैं हम लोग सोच सोच के और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा रूप दे देते हैं। बीमारी आती है, कुछ हमें लाइफ में एक्सपीरियंस कराने के लिए आती है, लेकिन हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हम लोग उसे अभिशाप समझ लेते हैं। आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में टेंशन मत लीजिए। हम लोग हमेशा इसी एपिसोड में हमेशा बात करते हैं, आप सोने से पहले आपके पास जहाँ समस्या होती है वहाँ भी समाधान ज़रूर होता है, बस उसे देखने की परख चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप अपने मन को जैसे जब हम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आप अपने जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको लेटर लिखिए, अपनी बात उससे शेयर कीजिए, और अपने आप को हमेशा सोने से पहले प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स करके सोइए, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सदा स्वस्थ रहें। नमस्ते।